उनसे छीना जा रहा है। जंगल के लिए केवल नहीं, जंगल के नीचे की ज़मीन या उसके नीचे के खनिज संपदा के लिए। कहीं हीरा है, कहीं कोयला है। हसदेव अरण्य में छत्तीसगढ़ के, बक्सवाहा में मध्य प्रदेश के हीरा है, और उड़ीसा में बॉक्साइट है। कहीं कोयला है, कहीं लोहा भी है। कि उंझार में मैं गई थी तो याद आती है। आज ये सभी बातें जो प्रकृति पर आघात कर रही है, ये किस आधार पर हो रही है, ये हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उस बुनियादी मुद्दों पर ही हम लोगों को कार्यरत होना चाहिए। सवाल केवल जंगल का नहीं है, नदियों का है। एक एक नदी पर आज आक्रमण हो रहा है। आपको पता होगा या नहीं कि साबरमती नदी पर पहला रिवर फ्रंट बना। उसमें अहमदाबाद के, गुजरात के हाई कोर्ट का आदेश आप देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे कि कितना तमाचा पड़ा है सरकार के मुंह पर। आखिर सरकार को हमारे साथ जुड़े हुए पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर उसका मूल्यांकन करना पड़ा, नहीं तो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का क्या असर होता है नदी पर, नदी घाटी के और बाजू में रहने वाले गरीब लोगों पर, ये कोई सोचा भी नहीं गया। आज 107 रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड है और एक एक प्रोजेक्ट पर 4000 करोड़ कम से कम आवंटित है बजट। नदी तो पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है, तो उसको बचाना तो जरूरी है, लेकिन बचाने के नाम पर क्या होता है, ये तेलंगाना राज्य में जब हमने अनुभव किया, उसे मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा। राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुषार गांधी जी ने विरोध किया। अभी तो तत्काल रोका हुआ है, लेकिन नदी में गांधी का पुतला खड़ा करने के नाम पर 10,000 घरों को, जो हेरिटेज विरासत रहा है, उस हाईकोर्ट को सबको ध्वस्त करने का प्लान होता है। यही नर्मदा की कहानी है। सरदार पटेल का पुतला है, जिन्होंने संस्थानों को जब्ती किया, गैर बराबरी मिटाने का उस समय के संस्थानिकों को धक्का देकर कार्य आगे बढ़ाया। आज उस पुतले के नाम पर जो 3,500 करोड़ रुपए में बना, आजू बाजू के सभी आदिवासियों पर एक पूरा हल्ला मचा हुआ है। पर्यटन के नाम पर हर नदी को घेरा जा रहा है। ये आप जानते होंगे कि गंगा के अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी जैसे उपनदियों के ऊपर जब चारधाम जैसा रास्ता बनता है और लाखों लोग आते हैं, उनको प्रेरित किया जाता है आने के लिए, जबकि रवि चोपड़ा जैसे उत्तराखंड के ही वरिष्ठ पर्यावरणवादी, जो सरदार सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा कि इसका बहुत बुरा असर होगा। तो आज वो असर दिख रहा है। तब तक जोशी मठ ध्वस्त हुआ है। जोशी मठ में गाड़ी को रुकने नहीं देते जो पर्यटक आते हैं उनके, लेकिन जोशी मठ की बहनें रोती हुई मेरे सामने आई, सैकड़ों, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, उनके घर ध्वस्त हुए। थोड़ा मुआवजा देते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, उससे क्या होगा, ये वो पूछ रहे हैं। तो आज जगह जगह पर एक प्रकार से कुदरत पर हमला हो रहा है, कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रही है। पूरा औद्योगिक प्रदूषण नदियों में डालें, अवैध रेत खनन सभी नदियों के किनारे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2012 का, 2013 के कई सारे एनजीटी के फैसले हैं, पर कौन मानता है? अपने ही मनमानी के आधार पर जब चलता है, विकास के नाम पर चलता है, और उसके असर प्रकृति पर ही नहीं, प्रकृति के साथ जिनकी संस्कृति जुड़ी है उन सभी समुदायों पर होता है, तो कौन भुगतते हैं? एक गीत मैंने आखिरी में मैं आपको सुनाऊंगी। इंसान की लालच की हवस को कब तक धरा सहेगी,
कुदरत से खिलवाड़ किया तो कुदरत बदला लेगी। कुदरत से खिलवाड़ बंद करो, कुदरत से खिलवाड़ बंद करो। ये आज हमने समझना ज़रूरी है। पर ये क्यों हो रहा है, ये मैं पूछ रही हूँ। केवल उतनी ही बात नहीं है, पानी ये वो बहुत बातें हैं। खेती भी बर्बाद हो रही है, खेती की ज़मीन गैर खेती के लिए लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सुप्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। यहाँ से कहीं भी निकले अपन बाहर तो जो मार्केट बाजार चमकता हुआ दिखता है, मेरा तो दिल हिल जाता है। हमारे भी जीवन में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कैसे पहुंचना है, कैसे ट्रैवल करना है, इसमें तो शर्मिंदा होते हैं। पर आज हम ये तो समझना ज़रूरी है कि जो गैर बराबरी फैली है आज देश में, जिसका पूरा डेटा मेरे पास है, वो आज ये सब खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि पूंजी पैसे की यही एक भंडोल है, यही एक पूंजी है। ये मानकर जिनके पास प्राकृतिक पूंजी जिन्होंने बचाई है पीढ़ियों से, जिनको सही में सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ बताई हैं, जिसकी चर्चा पेरिस में होती है, कोपेनहेगन में होती है, ब्राज़ील में होती है, बड़े बड़े ग्लोबल समिट्स में होती है। लेकिन कौन है जिन्होंने इसको बचाया है पीढ़ियों से? वो है आदिवासी, वो है दलित, वो है श्रमिक, वो है खेतिहर, जिनकी जिंदगी समता, सादगी, स्वावलंबन, ये तीन मूल्य जो हमारा जन आंदोलन का मूल्यों का चौखट है, ला के रहेगा जन आंदोलन, समता, सादगी, स्वावलंबन, वही उनके जीवन प्रणाली का आधार है। ऐसे लोग आज भुगत रहे हैं ये गैर बराबरी का आतंक, क्योंकि उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो श्रम की पूंजी है, उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। अरे कौन बनाता है भाई बिल्डिंग्स 60 मंजिली, कौन बनाता है हाईवे? आज के ऐसे जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति में भी गर्मी में पसीना नहीं खून बहाते हुए कौन काम करते हैं? जिनकी मौतें हो गई थी कोरोना के काल में 1,53,000 लोगों की, पर हमारे पास आंकड़ा नहीं है, ये संसद में जवाब दिया गया। तो ये जो हो रहा है कि एक बाजू गैर बराबरी का आतंक है और दूसरी बाजू उसका आघात है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने कभी गैर बराबरी का लाभ नहीं लिया है, जिन्होंने कभी प्राकृतिक संसाधनों की लूट नहीं चाही है, नहीं मानी है। उल्टे हर चीज़ को बचाना, जंगल के वनोपज का उपयोग भी करेंगे पर जंगल खत्म नहीं करेंगे, मछली भी पकड़ेंगे पर महाजाल लेकर अगली पीढ़ी की मछली इसी बार खत्म नहीं करेंगे, खेती भी जैविक रूप से करेंगे। ये सब जिनकी जैविक प्रणाली रही है, उन्हीं के हाथ में जो संसाधन है उसको आज छीना जा रहा है। और ये छीनना जो है वो बताते तो है कि हम कानून से कर रहे हैं। जो सत्ता के पद पर है उनका कोई भी निर्णय दावे के साथ लिया जाता है कि हम कानून का आधार ले रहे हैं। क्या ये संविधान के आधार पर भी हो रहा है? ये संविधान पर हाथ रखकर जो शपथ लेते हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन सांसदों ने अगर ये हाथ में रखा तो उनको संसद से बाहर किया जाता है। ये सब बातों के सबसे महत्व का मुद्दा है संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं, जिसमें समता और न्याय की बात है, जिसमें देर से सही पर समाजवाद शब्द नहीं मूल्य शामिल हुआ है। ऐसे संविधान के तहत अगर कोई राज्य या केंद्र शासन चलना है तो किस आधार पर चलना चाहिए? जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक सिद्धांत। बाबा साहब ने तो कहा था कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत भी बुनियादी अधिकारों का जो संभाग है संविधान में, उसमें ही जोड़ना चाहिए। संविधान सभा में विवाद हुआ,
और ये मंजूर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान देने वाली बात है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब हाथ में लेकर आप ये नहीं कह सकते कि संविधान के अनुच्छेद 39 में ये लिखा है कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं हो। ऐसी अर्थव्यवस्था देश में होनी चाहिए। क्या आज ऐसी अर्थव्यवस्था है? हर दिन 1000 से 1600 करोड़ कमाने वाले अब्जाधीश हैं और उनकी संपत्ति कोरोना में 3 गुना से 8 गुना तक अलग अलग बढ़ी है। इनके 5 या 6 नाम है केवल। 1% सबसे धनिक लोगों के हाथ में देश की 40% संपत्ति। जो इनकम है पूरे देश का वो 10% लोगों के हाथ में 60% आता है और 50% जो नीचे के स्तर के माने जाते हैं उनके हाथ में 15% इनकम आता है। तो आपके उड़ीसा के जिन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनको जिनको कोरोना के काल में महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन पर रात को 10-11 बजे तक रहकर हमको बिठाना पड़ा ट्रेन में, नहीं तो जगह नहीं थी, छोड़ नहीं रहे थे ठेकेदार, और ये चुपचाप चल के 1700 और 2000 किलोमीटर के लिए मजबूर थे। आज ये सब जो हो रहा है उसका एक सबसे बुरा असर ये है संसाधनों का हस्तांतरण, और वो यहाँ उड़ीसा जैसा आपका राज्य भुगत रहा है। इसमें किस किस चीज़ का उल्लंघन है ये केवल अधिवक्ताओं ने जानने की बात नहीं है, बुद्धिजीवियों ने तो जानना ही चाहिए, पर श्रमजीवियों को भी समझना और इसके बारे में जागरूक करना बेहद ज़रूरी होता है। प्रफुल्लदा हो या ऐसे बहुत सारे लोग, आज मनोरंजन मोहंती जी नहीं है पर कृष्णा जी तो आई है, सभी ने ये रोल जो प्ले किया है, ये भूमिका निभाई है, उनको मैं सलाम करती हूँ। इतनी हिम्मत, इतनी कमिटमेंट, कटिबद्धता दिखाना ये ज़रूरी होता है, और तभी बालियापाल हो या पॉस्को को हटाने की बात हो, कहीं ना कहीं जीत होती है। और आज ये समझना है तो आसान बात है समझने की कि किसका किसका उल्लंघन हुआ है। आप कहेंगे अरे पर ये कोर्ट में जाकर बोलेंगे तो भी क्या न्यायाधीश आज के मानेंगे? डरना मत। हम जो 4 स्तंभ है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, उसको नकारते तो नहीं है। कोई न्यायाधीश कुछ भी बोलेगा तो एक आध मुद्दा, एक आध शब्द बड़ा बन जाता है, पर हम लोग उसको न देखते हुए ये समझे कि संविधान के उल्लंघन की बात हर स्तंभ के सामने रखना ये हमारा कर्तव्य है। संविधान में जबकि ये लिखा है कि हर नागरिक को जीने का अधिकार चाहिए, तो जीने के अधिकार में आवास का अधिकार है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। क्या ये सब जिनको आप हटा देते हैं पीढ़ियों से बसे हुए जगह से, उनका सुरक्षित हो सकता है? संविधान में ये लिखा है हर नागरिक को भूख मिटाना, सकस आहार देना मार्गदर्शक सिद्धांत है अनुच्छेद 47 में। उसी में लिखा है शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी पर ध्यान नहीं है, उससे कमाने पर ध्यान है। कैसी बात है देखिए। मैंने बताया अभी कि हमारी एक महिला नारा देती है, वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल। आज ऐसी स्थिति है। पर संविधान में पर्यावरण के, जिसका हम भी हिस्सा है, पर्यावरण मतलब ओजोन का लेयर नहीं, जल जंगल जमीन और पहाड़ी नहीं, केवल हवा है जो हम अंदर लेते हैं तो जीते हैं। पर पर्यावरण का रक्षा करना और उसे अधिक समृद्ध बनाना, तो समृद्ध उड़ीसा बहुत अच्छा बात है भाई, विकसित भारत बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास क्या है और क्या नहीं, और समृद्धि किसकी कितनी, और उसके कारण बर्बादी किसकी कितनी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ सालों में 19 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया जाता है। किसका? हम किसान जो घाटे में रहते हैं,
कर्जदार होने के लिए आज भी मजबूर है, उनका नहीं। जो किसान का कच्चा माल भी लेकर बिल्कुल जैसे उपनिवेशवाद था वैसा ही नव उपनिवेशवाद के तहत बहुत कमाई करते हैं, उनका। आज पूरी अर्थव्यवस्था ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक पहुंची है। हम बोलते हैं कि हमारी सोवरेन कंट्री है, संप्रभुतावादी है, पर गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना आज किसी भी सत्ताधीश के अगर दिल और दिमाग को छूता है तो ही कुछ चीज़ बदलेगी। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ग्राम स्वराज का सपना नहीं केवल संविधान में भी कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंबित था, पर 1992 में जब राजीव गांधी ने मंजूर किया कि मुझे समझ में आया है कि ऊपर से 100 पैसे जाएंगे तो 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं, और टेक्नोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, तकनीकी क्रांति से केवल विकास नहीं हो सकता है, तो उन्होंने पावर टू पीपल की बात कही और 73वां और 74वां संशोधन हुआ तो उसमें ग्राम सभा का और शहर के वार्ड सभा का अधिकार दिया। वार्ड बहुत बड़ी इकाई है तो हम लोग बस्ती सभा का अधिकार मानते हैं। ये अनुच्छेद संविधान के 243 और 244 में स्पष्ट लिखी हुई चीज़ है, इसका उल्लंघन हो रहा है। आदिवासी और दलितों की बात है तो 5वीं अनुसूची, इस पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, पर राज्यपाल निर्णय नहीं लेते हैं, जबकि उनका अधिकार है कि कोई कानून अगर आदिवासी या दलित की शांति और सुशासन पर आघात करने वाला हो तो राज्यपाल कहेंगे ये कानून यहाँ लागू नहीं होगा। हाँ, उनको फॉर्मेलिटी से लेकर राष्ट्रपति की सहमति लेनी चाहिए। आज कौन है राष्ट्रपति भाई? आदिवासी समुदाय से और उड़ीसा से ही निकली हुई द्रौपदी मुर्मू जी। क्या उनको दिखाई नहीं देगा? क्या राज्यपाल को वो मंजूरी नहीं देगी? पर कौन है राज्यपाल जो सत्ताधीशों से ही नियुक्त होते हैं कि ये ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और 5वीं अनुसूची के तहत निर्णय ले लेंगे कि ये कानून यहाँ लागू नहीं होगा। पर जो कानून लागू होना चाहिए आदिवासी क्षेत्र में वो तो है पेशा कानून। 1996 का ये कानून, कोई भी कानून का जब तक कि नियम नहीं बनता, रूल्स नहीं बनते, तब तक वो लागू नहीं होता व्यवस्थित रूप से। फिर भी नियमगिरी की जब केस आई और प्रफुल्लदा ने मुद्दा उठाया, लिंगराज आज़ाद जो आज जेल में हैं वो भी उठाने वाले लोगों के साथ जुड़कर आज भुगत रहे हैं जेल। पर उनकी ही केस जो अधिवक्ता संजय पारिक जी ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, और आदेश में क्या आया कि ग्राम सभा जब तक की मंजूरी नहीं देती तब तक वेदांत कंपनी वहाँ नियमगिरी में कोई कार्य नहीं कर सकती। अब नियमगिरी नहीं बचती तो 3 नदियाँ नहीं बचती, तो नियमगिरी बच गया उस समय। लेकिन उसी के आजू बाजू के क्षेत्र में फिर से वही कंपनी को जब ऑक्शन दिया जाता है बॉक्साइट माइनिंग के लिए, तो मैं भी गई थी जब मुझे नहीं रोका था, तो हजारों डोंगरिया कोंड महिलाएं सब कोई आकर, लिंगराज भाई, लिंगराज आज़ाद, सब प्रफुल्लदा, हम सब लोग सामने थे। तो क्या लोगों की जिद थी, क्या लोगों की कटिबद्धता थी। वही गीत जो आज जेल में बाहर निकल कर आया था कटक में, उसने गाया, वो गीत ही वो जिद प्रकट करता। संग्रामी आमी संग्रामी आमी संग्रामी करी जीवो, संग्राम करी देशो पाई जीवन को दे दो। ये जो बात लोगों ने उस समय जिद प्रकट की, उसका एक असर उसके तो आया। लेकिन आज हर माली, सीजी माली, ये माली, वो माली, मैं सब नाम नहीं ले सकती, लेकिन हर पहाड़ को देना ये किस आधार पर हो रहा है? क्या पेशा कानून का पालन हो रहा है? जब नियमगिरी के समय भी रूल्स नहीं थे ओडिशा के, फिर भी हुआ था निर्णय, सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया गया था कि हर ग्राम सभा को पूछो, तो हर ग्राम सभा ने, 12 ग्राम सभा ने निर्णय दिया था कि हमको वेदांत मंजूर नहीं है, तो वेदांत को हटना पड़ा। आज फिर से वही समुदाय, डोंगरिया कोंड वाले,
जो महिलाएं लकड़ी लेकर चलती है, बहुत सारे दागिने डालकर चलती है, पर उनके दिल और दिमाग में अपना जल जंगल जमीन बचाने का अधिकार होता है, कोई भी मार कुटी करने का नहीं। हम भी तो सत्य और अहिंसा को मानते हैं, जिसको लोहिया जी ने भी माना, जिसको रवि राय जी ने भी माना, किसने नहीं। आज हम लोगों को उस संगठित शक्ति के साथ देना, ये हमारा पहला कर्तव्य है कि नहीं। और हम कितने सारे कानून के आधार ले सकते हैं। पर्यावरणीय कानून इतने हैं देश में, 1974, 1981, 1986 का, उसके भी पहले सुंदरलाल बहुगुणा के कारण इंदिरा गांधी ने जो कानून लाया वो जंगल वन रक्षा 1980 का। ये सभी कानूनों का आज उल्लंघन हो रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट विकास के नाम पर हो, नाम से काम नहीं मालूम होता है, इंसान का भी नहीं। नहीं तो जाति का नाम, धर्म का नाम, इससे ही इंसान की पहचान करना, क्या ये सही है? तो वैसे ही कोई प्रोजेक्ट के नाम से नहीं होता है। ये जरूरी है कि उसका असर का मूल्यांकन हो, और इसलिए 2013 में हमने जो कानून लाया, नहीं तो 1894 के कानून में भूमि अधिग्रहण हो रहा था, पैसा फेंको तमाशा देखो, कैश देना। इसका विरोध करते हुए जब बहुत बड़ा संघर्ष चला नर्मदा से नंदीग्राम तक, तब जाकर जो कानून आया उसमें जयराम रमेश जी जैसे मंत्री ने संवादशीलता दिखाई, हमारे साथ बैठे। कभी कभी गुस्सा होते थे, अरे ये क्या मांग कर रहे हो आप, मैं तो मध्या पाटकर नहीं हूँ पर हंसते भी थे। पर आज उस कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाती हूँ। जिस कानून में हमने तो बहुत ज़्यादा जोर लगाया, और सामाजिक असर का मूल्यांकन SIA, ये भी बात पहली बार कानून में आई, नहीं तो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इतनी बात थी। पर अरे पर्यावरण पर जो आघात होता है वो सामाजिक और आर्थिक आघात भी होता है, क्योंकि उस प्रकृति के साथ ही जिन्होंने जीना पीढ़ियों से किया है, वो क्या पर्यावरण पर आघात होगा और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जैसे के तैसे रहेंगे? नहीं। तो ये कानून का आज भी उल्लंघन हो रहा है। ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है आज की ग्रामीण विकास की, उन्होंने इस पर सुनवाई लगाई। आपके उड़ीसा के ही MP उल्का, वो इसके अध्यक्ष हैं। मुझे तो बोलने नहीं दिया, कुछ लोगों ने सभा त्याग कर दिया, जबकि पहले कई बार हमको बुलाया था। छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी की बाकी लोग हमारे साथ बैठे। और प्रफुल्ल दा की सुनवाई पहले हुई थी, गुजरात के हमारे साथियों की हुई थी। पर ये डरते हैं जिसको, उसको नहीं बोलने देते हैं। तो ये कोई हमको डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें हमने सभी एक एक राज्य की क्या स्थिति है 2013 के कानून को उल्लंघन करने वाली, ये सब प्रस्तुत किया था। इस स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, इसमें क्लियरली लिखा है कि 2013 के कानून का पालन नहीं हो रहा है। न अंडमान में, न निकोबार में, न मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में केन बेतवा का बड़ा आंदोलन चल रहा है। चिता बना के उसमें सोकर महिलाएं बैठी है, फांसी की डोरी गले में टांग कर बैठी है, और बस जेल में डालना इतना ही कर रही सरकार। लेकिन इसमें ये खास लिखा है कि गांव सभा का जो रोल है उसका पालन नहीं हो रहा है इस कानून के तहत जो होना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, इन्होंने साफ कहा है कि सामाजिक असर का मूल्यांकन नहीं होता और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है। बराबर उड़ीसा में यही हो रहा है, न सामाजिक असर न ही पर्यावरणीय असर। अलग अलग प्रकार के खदानों के बॉक्साइट को ऑक्शन देते हुए, कहीं कोयले को, कहीं लोहे को, नहीं अभ्यास नहीं होता है, मूल्यांकन नहीं होता है। और इसलिए अभी भी जो खबर आई है कि EC ने दे दी, ये जो एनवायरनमेंट की एक्सपर्ट की कमेटी होती है वो भी आज एक प्रकार से छूट पाती है मंजूरी देने की। अब ये जो बॉन्डेज होता है
पूंजीपति और सत्ताधीशों के बीच में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो साबित हो ही गया, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और इसी के कारण ये सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए ये जो कार्य हो रहा है उसको चुनौती देना केवल श्रमजीवियों का या जो विस्थापित होते हैं उनका ही नहीं, तो हम सब का कार्य है। संविधान में केवल शासन का जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं लिखा है, तो नागरिकों का भी लिखा है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम अगर यही कहेंगे, तो एक कवि ने कहा था ना, जब उन पर हमला हुआ वो दलित थे तो मैं नहीं आगे गया, उन पर हुआ तो वो मुस्लिम थे तो मैं नहीं बचाने गया, जब मुझ पर हमला हुआ तब कोई बचा नहीं था मुझे बचाने के लिए। ऐसा हो सकता है। आज ये जो पर्यावरण पर असर आ रहा है वो बिल्कुल सांस लेने नहीं देगा, पीने लायक पानी नहीं छोड़ेगा। महानदी का उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच का द्वंद्व केवल मत देखिए, हर नदी के पानी की परीक्षा करके देखिए। नर्मदा का पानी आज पीने लायक नहीं है, 4 बार टेस्ट रिपोर्ट किया है। झूठ बोलते थे, झूठ आरोप से अपन क्या डरते हैं भाई, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। कि ये तो झूठ बोल रही है, ये तो खुद को वैज्ञानिक समझ रही है। अरे मैंने तो लेबोरेटरी से निकाला पैसा देकर। तो आज अभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के व्यक्ति आए और उन्होंने वही के वही टेस्ट करके जाहिर कर दिया अभी 4 दिन पहले कि ये नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं। पर जो परिक्रमा करते हैं, नर्मदा का पूजन करते हैं, नमन करते हैं, वो मनन नहीं करते। तो आज जो पर्यावरण पर असर है, जिसका जीवन पर असर है, जीने के अधिकार पर असर है, न केवल जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं उन पर ही नहीं, हम सब पर उसकी आज सच्चाई जानना और उसके लिए जन जागृति करना ये बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उड़ीसा में जो सिजीमाली जैसे जगह पर महिलाएं लड़ रही हैं उनको तो सलाम करती हूँ। आज भी लिंगराज आज़ाद जेल में है, कितना झूठा आरोप उन पर लगाए, और 11 लोग जेल में हैं जिसमें महिलाएं भी हैं। जो अभी जेल से बाहर आया है और आज युवा शिविर में गीत गाया ये संग्रामी का, तो वो भी बोल रहा है मुझे कभी भी फिर से अंदर जाना पड़ेगा। तो जेल है कितनी लंबी चौड़ी, देख लिया है, देखेंगे। ये नारा देकर हम लोग तो हिम्मत पाते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जन आंदोलन आसान नहीं है। तो ऐसे श्रमजीवी जो लड़ रहे हैं कहीं भी, और मैं बहुत उदाहरण दे सकती हूँ, पर उड़ीसा की ही आज उदाहरण ले लेंगे तो उनको आप सभी लोगों का समर्थन बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक बुद्धिजीवियों का बहुत ताकतवर समुदाय बनना चाहिए। अकेले प्रफुल्लता पर छोड़ देना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। खुद होकर वॉलंटियर बनकर कहना चाहिए कि मैं हूँ आपके साथ। जहाँ तक पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल है, हम नहीं हैं पार्टी पॉलिटिक्स में, लेकिन जो भी विरोधी दल है जहाँ भी है उनका भी ये कर्तव्य होता है। उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है संसद में। संसद में भाषण बहुत होते हैं पर ठोस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं आजकल आता है। ये समझते हुए भी पार्टी पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उन्होंने भी राजनीति के ऊपर लोक नीति है और जनशक्ति अपना आधार है, ये मानकर हर मुद्दे पर अपनी भूमिका लेनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि संसद बाह्य राजनीति भी सबसे महत्व की है। तो आज ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। किशन पटनायक जी बार बार कहते थे और मानते थे। तो हमारे ग्रुप में जब थोड़ा सा अलग अलग मतभेद होता था तब किशन पटनायक मेरी बात मानते थे कि हमको तो जन आंदोलनों की अलग राजनीति करनी चाहिए। अभी रवि साहू जी वही बात है, इतिहास के सब बता रहे थे। आज जनशक्ति के बिना नहीं हो सकता। पर हम लोग कोई हिंसा के रास्ते पे तो नहीं है, हम अहिंसा के रास्ते पे हैं। जाति धर्म के आधार पर विभाजन, हिंसा, ये जो भयंकर हो रहा है उसको नकार कर हम अस्मिता में नहीं पड़ेंगे, हम अस्तित्व के सवाल को ले लेंगे। ये कहते हुए
अगर आप अपने अपने घर के युवाओं को भी प्रेरित करते हैं, महिलाएं आगे आती है बड़ी संख्या में और आप सब खुद आते हैं, तो निश्चित रूप से उड़ीसा जैसे राज्य में भी आप असर अधिक लाएंगे। डरना मत की ऑप्शन हो गया है। कई सारे निर्णय पलटने की बात होती आई है, क्या बताऊं आपको, ये जरूरी है और उसके लिए कई सारे कानूनी आधार तो है ही, पर कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयाँ एक साथ चलनी चाहिए। अब मैदानी लड़ाई मतलब अपन तो सत्याग्रह की भूमिका लेते हैं। सत्याग्रह के विविध रूप देने का कार्य तो गांधी ने ही किया, जिनको हम हरदम याद करते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये कमाल कैसे की थी? चंपारण सत्याग्रह से शुरू करके हर प्रकार के सत्याग्रही आंदोलन के द्वारा आज भी ये संभव है। डरना मत। अरे पुलिस तो आके बैठते ही है, रिकॉर्ड करके देते हैं तो अच्छा है। मोहन मांझी जी, आप भी तो आदिवासी समुदाय से हैं, आप तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारा अपील ऐलान आप तक पहुंच जाए कि आप मुख्यमंत्री ओडिशा के होते हुए आदिवासियों को उखाड़ कर फेंक देना, रात को जेसीबी डालकर उनके घरों पे एक प्रकार से हमला करना, लिंगराज आजाद जैसे बिल्कुल अहिंसक और निस्वार्थी कार्यकर्ता को बार बार जेल में डालना, कभी प्रफुल्लदा को किडनैप करके ले जाना, कभी हमको सीजी माली जाने नहीं देना। अरे इससे तो मुद्दा ज़्यादा उठता है और सब जगह पहुंचता है, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब जो हो रहा है उससे हम डरेंगे नहीं, हम लोगों को तो आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो ये कैसे करेंगे, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं एक दिन उड़ीसा में आकर ये सब करके कह के जाऊँगी कि ये करें, ये तो ठीक नहीं। पर आपको और एक आग्रह पकड़ना चाहिए, वो है विकेंद्रीकरण का, जिसके बिना जनतंत्र जिंदा रह ही नहीं सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद जैसे मंचों पर आज क्या होता है, मैं तो मराठी में बोलती हूँ, पक्ष बन गए पक्षी, मतलब पंछी, वो इधर से उधर उड़ते हैं। लेकिन हम लोगों को जो राजनीति का सही अर्थ है, सत्ता और जनता के बीच का संबंध ठीक करना, वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और इसमें अगर देर हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज तक भी जो पर्यावरण पर असर आया है वो इरिवर्सिबल है, आप सब कुछ वापस नहीं ले सकते। एक पेड़ माँ के नाम, लाखों पेड़ कंपनी के नाम। और जो पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उसमें से 10% भी जिंदा नहीं रहते, ये बड़े बड़े रिपोर्ट्स आए हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हमको पहले बचाना है और फिर बनाना भी। तो देश बचाओ देश बनाओ, ये नारा ही नहीं, ये संकल्प के साथ हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने देश भर की जब यात्रा निकाली थी तब एक बहुत बड़ा असर आया था। अभी भी उड़ीसा में जो यात्रा निकाली और उससे जो किताब आई है मेरे में है, वेयर इज़ जस्टिस, इसमें मनोरंजन मोहंती जैसे ने, नरेंद्र मोहंती ने, प्रफुल्लदा ने, सभी ने जो लिखा है, और एक एक जगह उड़ीसा की पूरी जो हकीकत आई है वो पहले की जन सुनवाई के आधार पर लिखी है। पर प्रफुल्लदा ने तो क्लाइमेट चेंज पर भी बड़ी किताब लिखी है और उड़िया में लिखी है। सभी को समझना ज़रूरी है कि क्या असर हो रहा है किस चीज़ का। तकनीकी विकास, इसको बहुत अच्छा मानते हैं, उसका कुछ लाभ अपन भी लेते हैं भाई। कूलर नहीं होगा, एसी नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह सकेंगे, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन आज जो कार्बन डाइऑक्साइड ने भरपूर तापमान बढ़ाया है, मीथेन ने बढ़ाया है, केवल कोयले की खदानें और थर्मल पावर प्लांट ही नहीं, तो सीमेंट जो आदित्य बिरला का सबसे ज़्यादा आधार है कमाई का, अभी नाम बदल दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनकी थी उसका आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि हमारी केस उनके सामने चल रही है, बहुत सारी जीत लिए हैं फिर भी आगे बढ़ी है। तो उसमें
ये नाम उन्होंने कोर्ट में बदल के दिया। मैंने कहा नाम बदल देना, लेकिन काम क्या है। तो आज ये जो हो रहा है कंपनियों की मनमानी, प्रॉफिट सबसे ऊपर की बात है। प्रॉफिट ओवर पीपल, प्रॉफिट ओवर नेचर, ये मैं हर बार कहती हूँ। नोआम चॉम्स्की ने कहा था प्रॉफिट ओवर पीपल, मतलब लोगों पर क्या असर आता है वो देखने की जरूर नहीं, कमाई देखनी है करोड़ों की जोत। पर आज पर्यावरण पर, प्रकृति पर क्या असर आ रहा है वो भी देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात चल रही है और इस पर सवाल करना हमारा कर्तव्य है। तो कानूनी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। अगर नियमगिरी के संबंध में वेदांत पर ये शर्त सुप्रीम कोर्ट ने डाली है तो वो आदेश आज भी वेदांत पर ही क्यों नहीं लगाया जा रहा है। क्या वेदांत के साथ अडानी को जोड़ दिया इसलिए? पर हम अडानी तो नहीं है, हम भी जानकार हैं, तो हम नहीं छोड़ सकते हैं उसको। और आदिवासियों का ये जो अधिकार अलग अलग प्रकार से मैंने कहा, वो सब अधिकार को भी आगे उठाना ज़रूरी है। पर केवल कोर्ट में जाना संभव, पूरा पर्याप्त नहीं होगा। संभव होगा पर पर्याप्त नहीं होगा। हम दोष नहीं देंगे, मैं जुडिशियरी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहती, लेकिन इतना ही कहती हूँ कि हम अगर न्यायालय को भी, न्यायपालिका को भी अगर एक स्तंभ मानते हैं तो उसको धीमक न लगे, ये हमारी इच्छा है। मीडिया पर भी ऐसी बंदिश न आए कि उनको भी जेल में डाला जाए, ये हमारे विचारधारा है। तो हम सब जो माध्यम है, जो स्तंभ है लोकतंत्र के, उसको तो मानते ही हैं, पर जनता सबसे पहला स्तंभ होना चाहिए। मैं हरदम कहती हूँ कि गांधी जी अंत्योदय कहते थे, आज अगर गांधी जी होते तो प्रथमोदय कहते। वो प्रथम स्तंभ जनता ही है, ये मानना चाहिए। और उसके लिए विकास का नियोजन विकेंद्रित रूप से होना चाहिए। ग्राम सभा को अधिकार होना चाहिए, शहर में बस्ती सभा को होना चाहिए। ये भी बात हमको उठाना बहुत ज़रूरी है। और आज उड़ीसा ऐसी स्थिति में आई है कि जो पहले भी जब ढिंकिया में देखा, जब केनूझर में देखा, आज सुंदरगढ़ में जो हुआ दिसंबर में, अभी अप्रैल में जो हुआ सीजीमाली के एक हिस्से में, वो इतना भयंकर है कि ये तो हिंसक हमला है। और हिंसा को तो हम नकारते हैं। हम नहीं युद्ध चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इतनी अमानवीयता जो गाज़ा पट्टी, ईरान सब भुगत रहे हैं, उसके बावजूद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और उसके तहत के ट्रेड चल रहे हैं। G20 जैसा मंच बनता है दिल्ली में, तो क्या करते हैं आपको मालूम है? सभी झोपड़पट्टी स्लम्स को ढाक के रखते हैं गरीब बस्तियों कि राष्ट्र प्रमुख उसको नहीं देखे। और वही राष्ट्र प्रमुख सब जाकर गांधी के सामने समाधि पर माथा टेकते। कितना विरोधाभास है। हम सब लोगों को अपने विवेक से चलना है। हम किसको मानते हैं? हम संविधान को मानते हैं। हम किनको प्रेरणा लेते हैं? हम गांधी, अंबेडकर, महात्मा फुले, ज्योतिबा, सभी से प्रेरणा लेते हैं। आपके उड़ीसा से भी तो कितने महात्मा हो गए हैं, कितने आज हम मनमोहन चौधरी जी से लेकर सबको याद करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। ये ज़रूरी है कि आप सब लोग उड़ीसा को अब जागरूक करें। ये एक छोटी यात्रा तो हुई, पर मुझे लगता है कि आप अगर भुवनेश्वर के लोग यहाँ इतने आ सकते हैं तो मैं मानती हूँ कि आप में भी वो संवेदना है, आप में भी संवादशीलता हो सकती है और होगी। आप पहुँच सकते हैं। भूतपूर्व मंत्री अगर उतर आए रास्ते पर और गांव-गांव पहुँचे तो कितना असर आएगा आप बताइए। पर हमने देखा कि जगन्नाथपुरी की ज़मीन 6000 हेक्टेयर बड़ा विजय हो गया। तो प्रशांत भूषण जी, हम सब लोग देवू प्रसाद हमको लेके गए और वहाँ निर्णय का बहुत स्वागत हुआ। आज तक ज़मीन वापस नहीं दी। तो देखिए, धार्मिकता और धर्मांधता, इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम लोग अंधता नहीं, अंधत्व नहीं चाहते हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं और मानवीयता चाहते हैं। तो मानव धर्म और प्रकृति धर्म, ये दोनों को मानकर हम लोगों को, युवाओं को भी खड़े करना चाहिए। अभी 150 युवाओं का जो शिविर चल रहा है,
बहुत ज़ोरदार शिविर हो रहा है 7 दिन का। तो वैसा जगह जगह शिविर भी हो सकता है, यात्राएं भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं सत्याग्रह जरूरी है। कहीं ना कहीं आप भी सिजीमाली में पहुंच जाए। हमारे जैसे को रोकेंगे, आपको तो नहीं रोकेंगे। आपको तो जाना चाहिए, हर जगह पहुंचना चाहिए। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम करके पहुंच जाइए, छोटा सा रिपोर्ट बनाइए, पर केवल फैक्ट फाइंडिंग के लिए नहीं, सही में स्थिति क्या है ये देखकर लोगों के साथ एक संवाद करके उनको ताकत देना, उनको बल देना, ये जरूरी है। और साथ साथ जो डेटा गैदरिंग है वो भी महत्व का है। ये सब कानूनी आधार, वहाँ के लोगों के एक एक परिवार का सर्वेक्षण, ये सब करने के लिए युवाओं की टीम चाहिए। इस सब के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। आप कहेंगे ये क्या क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम तो दूसरे काम में लगे हुए हैं। भाई ये आज सबसे बड़ा चुनौती भरा सवाल है देश के सामने कि नदियाँ बचेगी कि नहीं, हवा और प्राणवायु बचेगा कि नहीं, पहाड़ बचेगा कि नहीं। कि वायनाड में हुआ केरल के, वैसे ही टूरिज्म के कारण जंगल खत्म और लाखों लोग आते हैं, उनके लिए होटल्स और सब बनता है, और फिर चुरुमाला जैसा गांव ऐसा ध्वस्त होता है, मंदिर मस्जिद चर्च एक जगह पे रहा हुआ कि सैकड़ों लोग 15 किलोमीटर तक हाथ पांव टूटे फूटे बह जाते हैं। महिलाएं रोते हुए सामने मेरे आती है, हमारी बड़ी रैली निकलती है। उनका कर्जा भी वो वापस नहीं कर सकती है जिन्होंने छोटा सा भूखंड लेकर घर बांधा। एक एक जगह की कैलेमिटी जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो मानव निर्मित आपदा है, इसको समझना और इसका जो बेसिक कारण है जो मैंने बताया गैर बराबरी का, उसके खिलाफ हमको बराबरी का बसंत खिलाना, ये हमारा फर्ज मानना चाहिए। मैं बस इतना ही कहूँगी, और आपके जो भी सवाल होंगे वो सवाल से ये संवाद आगे बढ़ेगा तो हम खुश हो जाएंगे। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से रफुल्दा ने भी ये बात, अभी मुंबई में मीटिंग थी हमारी,